Good morning, students. साइटोलॉजी इट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लास 11th के साइटोलॉजी का पहला चैप्टर, क्लास 9th में भी यह चैप्टर है सेल नाम से। उसमें हम लोग जो है सक्रिय उपापचयी कोशिकांग पढ़ रहे थे। सक्रिय उपापचयी कोशिकांग में इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोग प्लास्टिक पढ़ चुके। इस पार्ट से हम लोग उसके अगले जो ऑर्गेनेल्स है उसको चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। माइटो मतलब होता है थ्रेड, माइटो मीन्स होता है थ्रेड, प्लस कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल। ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल। तो यहाँ पर सेल में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंटस या जो स्फेरिकल शेप या ग्रेनुलर शेप का जो है स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। अगर हम इसके डिस्कवर की बात करें, कब इसको खोजा गया है, तो इसकी जो डिस्कवर है, इसकी जो खोज हुई है वो कोलिकर ने किया। कोलिकर ने सबसे पहले इसकी जो खोज किए थे, कब किए थे, 1880 ईस्वी में कोलिकर ने सबसे पहले इसे जो है जो स्ट्रेटेड मसल से कीटों की जो रेखित पेशियां हैं, रेखित पेशियों में सबसे पहले इसको देखा था। स्ट्रेटेड मसल इन इंसेक्ट, इंसेक्ट की जो रेखित पेशियां होती है उसमें सबसे पहले कोलिकर ने 1880 में जो है सबसे पहले इसकी खोज किए थे, लेकिन इसका उन्होंने नामकरण नहीं किया था। बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है और उन्होंने क्या किया, इस जो माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया और इसके लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया बायोप्लास्ट। मीन्स इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए शब्द दिया गया बायोप्लास्ट। तो जो बायोप्लास्ट वर्ड है, इसको जो है सबसे पहले जो दिए थे यूज्ड बाय, इसे अल्टमान ने दिया। अल्टमान ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, लेकिन 1890 में इस माइटोकॉन्ड्रिया ना कह करके बल्कि इसे जो है बायोप्लास्ट दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म यूज्ड बाय, इस टर्म को सबसे पहले जो है सी बेंदा ने यूज किया 1897 में। 1897 ईस्वी में सी बेंदा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात किया जाए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए एक चीज और ध्यान से जान लीजिए कि जैसे होता है जब पढ़ाया जाता है तो एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, कहा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि जो जंतु माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी जंतु पाई वाली, जंतु कोशिकाओं में पाई वाली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल में पाई वाली माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा डिफर होता है। तो हम यहाँ पर दोनों देख लेते हैं। से मान लेते हैं अगर जंतु कोशिका का है, बना ले रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी हुई दोहरी झिल्ली होती है। ये आउटर सरफेस होती है। अगर इनर सरफेस जो है छोटी छोटी पट्टिकाओं में बटी हुई प्रतीत हो, छोटी छोटी पट्टिकाओं में बटी हुई प्रतीत होती है, तो उसको जो है यहां पर जो है जंतु कोशिका में ऐसी संरचना मानी जाती है। ये हो गया। तो अगर छोटी छोटी पट्टिकाओं में बटी हुई दिखाई पड़ती है तो ये जंतु कोशिका है, मतलब ये जो है एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया है। ये एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट है और इसमें जो अंदर की ओर की जो भित्ति होती है वो छोटी छोटी चपटी चपटी पट्टिकाओं के रूप में, तो इसको कहते हैं क्रिस्टी, इसको कहते हैं क्रिस्टी। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी बात किया जाए तो इसके अंदर की ओर जो है एक उंगली सदृश उभार निकला होता है, जैसा सामान्य रूप से लोग बनाते हैं। इस तरह से इसको यहां पर कहते हैं ट्यूबुलाई, इसको कहते हैं ट्यूबुलाई, या इसको कह सकते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ये होता है प्लांट सेल का, प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
तो ये थोड़ा दोनों में अंतर होता है, लेकिन हमें यहाँ पर मेन पढ़ना है एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बस यहाँ अंतर के लिए इस चीज को बताना था कि जो जंतु कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिकाओं के अंदर की जो भित्ति होती है, हमें अंदर की जो वाल होती है पट्टिकाओं के रूप में दिखाई देती है, जबकि इसमें जब प्लांट में जो है उंगली सदृश निकलता है। इसको यहाँ पर ट्यूबुलाई या माइक्रोट्यूबुलाई कहते हैं और इसको यहाँ पर क्रिस्टी कहते हैं। हालांकि अब यहाँ पर भी जो है अगर आधुनिक विचारधारा के अकॉर्डिंग बढ़े तो इसको भी अब क्रिस्टी जो है कहा जाता है। एक अगर हम लोग अलग चित्र बना ले एक माइटोकॉन्ड्रिया का, उस चित्र से समझा जाए, एक नॉर्मल जो आधुनिक समय में अब विचारधारा मानी जा चुकी है, ये तो इसलिए कि कम से कम जानकारी रहे। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना लिया जाए, ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली या बाहरी झिल्ली सपाट होती है, फास्फोलिपिड की बनी, भीतरी झिल्ली उंगली सदृश उभार, ये तो इस तरह से इसमें होती है प्रोसेस को। ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन जो काटा गया है, इसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है, राइबोसोम इसमें पाया जाता है, 70 टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। इसके जो यहां पर होते हैं कुछ छोटे छोटे यहाँ पर कण होते हैं, सबके नाम पर बताएंगे, सबका काम को बताएंगे, सबके फंक्शन क्या ये भी सभी पर ये उपस्थित होते हैं। तो कुछ पर क्यों बना दिया जाता है, टेनिस लाइक स्ट्रक्चर के ये होते हैं, जैसे टेनिस का जो रैकेट होता है खेलने वाला, उस रैकेट के आकृति की जो संरचना होती है, सभी पर ये प्रक्रिया जो है पाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नामकरण कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये जो होता है इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन। इस वाले को कहते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। इसको क्रिस्टी भी कह सकते हैं। ये जो होता है इसको F1 पार्टिकल कहते हैं, F1 पार्टिकल। डीएनए, जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम 70 टाइप का राइबोसोम इसमें पैदा है। बाकी यहां पर मैट्रिक्स, यहां पर होता है मैट्रिक्स। तो इसको समझते हैं अब यहां से एक एक करके। देखिए सबसे पहले जो इसकी उंगली सदृश पर उभार होती है इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसके बीच में जो होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। जो मैट्रिक्स होता है इसका तरल पदार्थ होता है, या कह सकते हैं इसका जो है आधारीय पदार्थ होता है। इसका जो आधारीय पदार्थ होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो है ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है पाइरूबिक कार्बोक्सिलेज एंड पाइरूबिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें जो उपस्थित होता है। तो ये पाइरूबिक कार्बोक्सिलेज और पाइरूबिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से पाया जाता है, जो श्वसन की प्रक्रिया में काफी सहायक होता है। जो भी प्रकार श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज के दहन की प्रक्रिया में या पूर्ण रूप से जो ग्लूकोज का दहन उसमें भाग लेता है। तो इसमें जो है दो मुख्य जो है पाए जाते हैं एंजाइम, पाइरूबिक कार्बोक्सिलेज एंड पाइरूबिक डिहाइड्रोजिनेज पाया जाता है। इसके अंदर इसमें मैट्रिक्स में ही डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए होता है ये सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वह सर्कुलर डीएनए जैसे कि जैसे प्लास्टिक में पाया जाता है या फिर जो है जो बैक्टीरिया आदि होता है उसमें पाया जाता है, उसी प्रकार से पाया जाता है। आता है यहाँ सर्कुलर डीएनए है और इसमें इसका मतलब जो ट्यूबुलर की क्षमता पाई जा रही है, ये क्या करता है सेल्फ रेप्लिकेट की क्षमता इसमें जो है
उपस्थित होती है। इसके साथ में इसमें जो है राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है और इन दोनों की उपस्थिति के कारण इसको जो है इसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, स्वशासित कोशिकांग के नाम से इसको जानते हैं या अर्धस्वायत्त कोशिकांग के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में आरएनए भी जो है प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी संरचना थी। लेकिन अब बात करते हैं कि क्रिस्टी। क्रिस्टी जो होता है, इस क्रिस्टी के बाहर की ओर जो है एक पाते F1 पार्टिकल वहां दर्शा है। जो F1 पार्टिकल होता है वो जैसे टेनिस खेला जाता है, टेनिस का जो रैकेट होता है उस आकृति की संरचना जो है ये होती है ऐसे इस प्रकार से। इसकी साइज के हम लोग बात करें तो लगभग जो है ये 70 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम होता है और ये एक दूसरे से जिस जहां पर स्थित होते हैं मान लीजिए है इसके बीच की जो दूरी होती है वो दूरी भी 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। प्रत्येक जो यहाँ F1 पार्टिकल है वो F1 पार्टिकल एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। इसको कुछ वैज्ञानिक इसको ऑक्सीसोम भी मानते हैं, इसको कुछ वैज्ञानिक ऑक्सीसोम मानते हैं। और अकॉर्डिंग अगर हम पैकर की बात करें, पेकर ने क्या कहा कि पेकर के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो पेकर ने कहा कि इसमें जो है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इसमें पाया जाता है और इस एंजाइम की सहायता से यह जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्रिया करा करके एटीपी का निर्माण करता है, जो कि एक उच्च ऊर्जा वाला यौगिक होता है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चूंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजन एंजाइम पाया जाता है, अतः यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन का कार्य करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है जो ग्लूकोज है जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस पायरुविक एसिड को पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज करने का काम ये करता है। इसके अलावा जिसमें ये F1 पार्टिकल जिसको वो ऑक्सीसोम भी कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। ये ऑक्सीसोम में एटीपी सिंथेटिक एंजाइम होता है जो एडीपी से एटीपी का संश्लेषण करता है। जब हम लोग ईटीएस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जब वहां पर हम लोग ये बताते हैं कि NADP से NADPH2 बनता है, NAD से NADPH2 बनता है, तो 3 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। FAD से FADH2 बनता है, 2 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। वो जो एटीपी 3 एटीपी 2 एटीपी है वो इसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसी जो F1 पार्टिकल जिसको ऑक्सीसोम कहते हैं वहां पर इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से वहां पर पढ़ा जाएगा कि जब हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो प्लांट फिजियोलॉजी के रिस्पायरेशन में पूरी प्रोसेस है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो वहां पर इस चीज को जानना है। यहाँ पर इतना जानना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो। बाई लेयर होता है, फास्फोलिपिड का बना हुआ लेयर होता है। ऊपरी जो मेम्ब्रेन होता है वो काफी सपाट होती है, भीतरी जो उंगली की सतह अंदर की ओर धसी होती है। जिसमें धसी होती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में जो है क्या नाम है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। डीएनए और राइबोसोम भी इसमें पाता है, कुछ आरएनए की मात्रा इसमें प्रेजेंट होती है। डीएनए और राइबोसोम के कारण इसको जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और उंगली सदृश उभार पर एक निश्चित दूरी पर 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर 70 से 100 एंगस्ट्रॉम की लंबाई वाला जो है इस पर F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, लोग ऑक्सीसोम के नाम से आते हैं। इस पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है इसमें, जिसके कारण एडीपी से एटीपी का संश्लेषण यहाँ पर होता है। तो ये इसके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर फंक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यह जो है जो रिस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस उसमें भाग लेता है। यानी कि जब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट जैसे C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जब पूर्ण ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होता है तब CO2 प्लस H2O बनता है और 38 ATP बनता है। 38 ATP बनता है। इसमें से जो 30 ATP होता है वो 30 ATP इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। बाकी 8 ATP साइटोप्लाज्म में बनता है, लेकिन 30 ATP इसके अंदर बनता है। उसमें से भी 30 में से 6 ATP इसकी मेम्ब्रेन में बन जाता है, 30 में से 6 ATP मेम्ब्रेन में और 24 ATP इसके मैट्रिक्स वाले भाग में बनता है। तो इस तरह से वहां पर हम लोग जो पढ़े क्रेब्स साइकिल इसी के अंतर्गत होता है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी के अंतर्गत होता है, फास्फोरिलेशन की जो प्रोसेस है वो भी इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा था
ये माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया थर्ड लाइक स्ट्रक्चर में रूप में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संख्या की बात करें तो संख्या में यह भी जो है लगभग 100 या उससे भी अधिक हो सकता है। 100 या उससे अधिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। ये अपने समान 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बना सकता है। अपने समान इसमें भी दोगुने की क्षमता होती है। अगर हम एक अमीबा की बात करें, अमीबा जो उसको देख नहीं सकते उतना छोटा होता है, उसमें भी 500 से भी अधिक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। 500 से भी अधिक माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होता है। तो हम लोग की कोशिकाओं में इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरी चीज एक चीज और जानेंगे, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है, दूसरा सबसे बड़ा कोशिका में। लेकिन अगर जंतु कोशिका में बात करें, जंतु कोशिका में एनिमल सेल में अगर हम लोग बात करें तो एनिमल सेल में यह जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है, क्योंकि हम लोगों में जो है प्लास्टिक नहीं पाता है, तो यह जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। लेकिन अगर प्लांट के लिए बात करें तो प्लांट्स में इसको जो है प्लांट्स में सेकंड लार्जेस्ट होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को जब कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रहे, इसको जो है कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जो है जानते हैं। तो ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया था जो प्रत्येक कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से बिखरी अवस्था में रहती है। इसका मुख्य कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन करना। ऊर्जा को किस रूप में करता है? एटीपी। इसी एटीपी ऊर्जा उत्पादन के कारण इसको जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह? क्योंकि यह एटीपी का संश्लेषण करता है। एटीपी क्या है? उच्च ऊर्जा वाला यौगिक होता है, इसीलिए इसको जो है कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। तो समझ में आएगा कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी का संश्लेषण होता है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में एटीपी का संश्लेषण इसके अंतर्गत होता है, जिसके कारण इसको जो है हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह नाम से जानते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक जो था ये माइटोकॉन्ड्रिया था। धन्यवाद।